बच्चों, आज हम जो आपका विषय ले रहे हैं वो है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन, यानी ध्वनि का सामान्य सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति यानी ध्वनि की उत्पत्ति और इसका प्रोपोगेशन यानी इसका प्रसार। देखिए, संपूर्ण संगीत जो है हम जानते हैं कि वो ध्वनि पर ही आधारित है। कानों से मिलने वाले आभास को हम ध्वनि कहते हैं। यद्यपि ध्वनि का बोध जो है कानों से होता है, पर इतने से ही यह ध्वनि की धारणा जो है वो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जब कभी हम ध्वनि का श्रवण करते हैं तो उस समय हमारी मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि यह ध्वनि जो है किसी न किसी द्रव्य में उत्पन्न हुई है और किसी एक विशेष दिशा से कुछ दूरी को पार करती भी हमारे पास आ रही है। अर्थात ध्वनि बोध के लिए हम देखते हैं कि 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला उत्पादक, दूसरा माध्यम और तीसरा ग्राहक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखें हम कि आपने भी अनुभव किया होगा कि कानों में स्वतः कुछ गूंज उठा करती है। तो इसका कारण और कुछ नहीं, ये अपितु एक मस्तिष्क का विकार ही इसको माने, क्योंकि ऐसी गूंज की उत्पत्ति में ना तो किसी उत्पादक द्रव्य और न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अतः इसे ध्वनि हम नहीं कह सकते हैं। संगीत के प्राचीन शास्त्रकारों ने इसलिए योग के अनाहत नाद को संगीत का आधार नहीं माना है। वे द्रव्य के आघात से उत्पन्न आहत नाद को ही संगीत का उद्भव कारक मानते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि जो द्रव्य में आघात से जो उत्पन्न जो आहत नाद होता है, उससे ही संगीत का उद्भव हुआ है। इस प्रकार संगीत और विज्ञान की परिभाषा में देखा जाए तो वह भौतिक ध्वनि ही आती है जो किसी द्रव्य में उत्पन्न होती है और जो किसी माध्यम में चलकर कानों तक पहुंचती है और ज्ञान तंतुओं को जब वो छेड़ती है, जिससे मस्तिष्क उसका अनुभव करता है। वैसे आजकल हम देखते हैं कि द्रव्य के कंपन से जो पदार्थ के माध्यम में उत्पन्न सभी आंदोलनों को ध्वनि कहते हैं, चाहे वह कानों को सुनाई दे या न दे। किंतु संगीत की दृष्टि से हम देखें तो संगीत में उसी ध्वनि का समावेश होता है जिसे कि कान ग्रहण कर सकें। ध्वनि जो है, उत्पादकों की परीक्षा करने से यह ज्ञात हुआ है कि शब्द की उत्पत्ति के लिए उत्पादक के किसी न किसी अंग का कंपन करना अनिवार्य है। यानी ध्वनि चाहे मक्खी मच्छर की हो या किसी वीणा की झनकार हो या तबले की ताल पर हो, धनुष की टंकार हो, ध्वनि उत्पत्ति के संबंध में ये देखते हैं कि उसके उत्पादन के लिए जो है उसके लिए एक किसी में उत्पादक जो द्रव्य है उसमें कंपन का होना अनिवार्य है। जिस क्षण हम देखते हैं कंपन समाप्त हो जाता है तो ध्वनि भी जो है उसी क्षण समाप्त हो जाती है। जब देखते हैं कि जीवधारी अपने गले की स्वर तंत्रियों में कंपन करके हम देखते हैं कि वो शब्द उत्पन्न करते हैं। इसी तरह सितार, सरोद आदि में तार, तो तबले ढोलक में थाल के कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह हम हारमोनियम में देखें तो हारमोनियम में भी ध्वनि उसी समय उत्पन्न होती है जब उसमें हम ये धौंकनी देते हैं, तो उस धौंकनी के कारण हवा से रीढ़ की पत्तियों में एक प्रकार का कंपन होता है और ये कंपन ही जो है वो ध्वनि की उत्पत्ति का मेन कारण है। इस प्रकार ध्वनि करने के लिए यानी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसी समय हम देखते हैं कि वो उसी समय तक वहीं ध्वनि उत्पन्न होती है जब तक कि उसमें कंपन होता रहता है, और जिस क्षण हम ये देखते हैं कंपन बंद हो जाता है, ध्वनि भी स्वतः बंद हो जाती है। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्यों पर इस बात का प्रयोग किया गया, तो उसके द्वारा ये ज्ञात हुआ कि जिसके उत्पादक की आवृत्ति कम से कम 30 सेकंड प्रति सेकंड से हो,
वास्तव में यह सीमा भी, और हमने ये मतलब इतनी सीमा होनी चाहिए, पर वास्तव में यह सीमा भी जो है विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। और एक ही व्यक्ति के साथ उसकी आयु के अनुसार भी यह सीमा जो है कुछ ना कुछ बदलती रहती है। अधिक से अधिक हम देखते हैं कि 30,000 आवृत्ति की सीमा को मनुष्य के कान जो हैं ग्रहण कर सकते हैं। अब कुछ पशुओं में तो या अन्य जानवर जो हैं वो 30,000 की आवृत्ति से भी ऊंची आवृत्ति को सुनने की उनकी क्षमता होती है, जैसे कुत्ता, चमगादड़ आदि जो है इसके लिए विशेष उल्लेखनीय नाम है। तो ये ध्वनि सुनाई देने के लिए ज़रूरी है कि उद्गम की हलचल जो है वो किसी माध्यम से होती हुई कान तक पहुंचती है। और अक्सर ध्वनि जो है उसमें हम देखते हैं कि हवा जो है वो ही अक्सर ध्वनि गमन का माध्यम है। ध्वनि का संचार अन्य माध्यम के द्वारा भी हो सकता है, पर यदि वह माध्यम लगातार व लचीला हो। जैसे इसके लिए उदाहरण है कि रेल की पटरी पर हम देखें कि अगर हम कान लगाएं रेल की पटरी पर, तो हमें बहुत दूर से आती हुई ट्रेन की ध्वनि जो है उसको हम सुन सकते हैं। इसी प्रकार पानी के भीतर भी दूर से आती हुई ध्वनि को सुना जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूरी है, शून्य में उसका संचार नहीं होता। तो इसलिए यह चीज़ इसके लिए जो है हम देखते हैं कि ये जो है इसमें इस प्रकार का आंदोलन होना ये आप सके है। जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो उसके चारों ओर की वायु में भी एक प्रकार का आंदोलन पैदा हो जाता है, और ये आंदोलन वायु में मंडलाकार होकर फैलता जाता है तथा हमारे कानों के छिद्र में होकर भीतर के पर्दों को वो कंपित कर देता है। इस आंदोलन का प्रसार तरंग के रूप में हम देखते हैं कि एक तरंग के रूप में ये प्रसार जो है होता है। तरंग या लहर के रूप से हम सब परिचित हैं। हम देखते हैं कि कई महासागर में उत्पन्न लहरों को जब हम गौर से देखें तो ये लहरें ऐसा लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि हमारी ओर दौड़ती भी आती हुई दिखाई देती हैं, और कभी ऐसा लगता है ये दूर भागती हुई सी प्रतीत होती हैं। पर ध्यानपूर्वक यदि हम उसे देखें तो पता चलेगा कि वो आंदोलन के केंद्र से जल का कोई खंड टूटकर हमारी ओर नहीं आ रहा है। ऐसा जब हमें अपनी तरफ आता लगता तो वो जल का कोई खंड हमारी ओर नहीं आता, बल्कि जल का छोटा खंड भी जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, बल्कि वह अपितु वह अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे हिलकर अपने आगे के खंड को आंदोलित कर देता है। और इस प्रकार आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता जाता है और फैलता जाता है। इस तरह से वो ऐसा आभास देता है कि मानो जल जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। और इसी तरह हम जब ये जल इसके पानी के ऊपर हम हल्के एक लकड़ी के टुकड़े को डालकर देखेंगे तो इससे प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल जाएगा, क्योंकि उस टुकड़े को हम देखेंगे वो तरंग उसमें पार नहीं करती है, बल्कि वह तरंग के साथ ही ऊपर नीचे वो जो वो लकड़ी का टुकड़ा है वो उसके साथ ही हवा तरंग के साथ ऊपर नीचे हिलता रहेगा। इसी तरह हम हरे धान के खेत को देखें, उसको किनारे खड़े होकर देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो हवा के एक मामूली झोंके से खेत में हमें एक लहर सी चलती दिखाई देगी। अब आप ये देखें कि वो लहर के साथ कोई भी पौधा नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि वो पौधा उखड़ के वो लहर के साथ चल रहा हो, बल्कि प्रत्येक पौधे का सिरा एक के बाद एक झुकता चला जाता है, और फिर इस प्रकार वो नियमित अंतर पर झुकने से ही वो लहर जो है वो चलती है, और ऐसा लगता है वो एक मतलब वो उसकी वो लहर बन जाती है और वो चलती भी सी प्रतीत होती है। तो इससे हम ये देखते हैं कि तरंग का फैलना जो है वो स्पष्ट होता है। और तरंग के दो जो है हमें प्रकार मिलते हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा आयाम। यानी कोई भी शब्दायमान वस्तु दो तरह से हो सकती है, एक तो अनुप्रस्थ, दूसरा आयाम रीति से। जब पानी की तरंगों में पानी के कणों की गति कणों के संचारण की दिशा के लंब रूप में होती है तो ऐसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जब तरंग की गति माध्यम में इस प्रकार होती है कि संचारक माध्यम के कणों की कंपित गति तरंग के संचारण के अनुरैखिक होती है तो ऐसी तरंग जो है आयाम तरंगे कहलाती है।
हवा में हम देखते हैं कि हवा में इसी तरह की आयाम तरंगें ही होती हैं, और ध्वनि तरंगें आयाम या लैंगिट्यूडनल वेव्स हैं। और आयाम तरंगें जो हैं वो हर माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। ध्वनि तरंगें जो हैं वो अपने मार्ग में आने वाली रुकावट को, जैसे दीवार, मोड़ इत्यादि के किनारे या ऊपर से होकर आगे बढ़ जाती है। जैसे तालाब के धरातल की तरंगें पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाकर फिर आगे बढ़ जाती है। जब दो समान ध्वनियाँ उपयुक्त दशाओं में मिलकर शांति उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे कि हम बताया जा चुका है कि ध्वनि का संचार जो है वो द्रव्य या सॉलिड यानी ठोस या वायु में आयाम तरंग के द्वारा ही होता है। इस तरह जो है वेव जो है जिनमें होकर ध्वनि चलती है वो स्थापकत्व और घनत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और घनत्व यानी डेंसिटी, इन दो गुणों से बंधा होता है। अतः जब तक इन दो गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ता तब तक माध्यम में ध्वनि वेग निश्चित होता है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्यों में ध्वनि वेग का मान अलग अलग वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों से निकाला है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा द्रव्यों में अधिक होता है और द्रव्यों की अपेक्षा घन पदार्थों में अधिक होता है। और हाइड्रोजन का हम देखते हैं कि जो घनत्व है वो वायु से कम मिलता है, अतः ध्वनि का वेग वहाँ पर अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि जो ये वेग जो है वो निश्चित तापक्रम पर बताया गया है। यह इस कारण है कि माध्यम का तापक्रम बदलने से वेग में भी हम देखते हैं अंतर आ जाता है, क्योंकि तापक्रम का असर जो है स्थिति, स्थापकत्व और घनत्व इन दोनों पर ही पड़ता है। और तापक्रम के बढ़ने के साथ वायु में ध्वनि का वेग भी जो है वो बढ़ जाता है। अब आगे हम अगली वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि कंपन और आवृत्ति क्या है, और संगीत के कार्यक्रमों में हम देखेंगे कि दिन की अपेक्षा रात्रि का महत्व क्या होता है, और बीट एंड जो ये परिमाणिक स्वर हैं वो क्या है। इन सब बातों पर जो ध्वनि के लिए हमारे जो और उसके तत्व हैं और उसके अलग अलग जो बिंदु हैं कि वो ध्वनि किस तरह से प्रसारित होती है, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।